Hello student, this is Richa Sharma. Welcome back to Video Grown with another video of class 10th history chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. Okay, but in this chapter we will discuss about all the question answers of your NCERT books. Okay, इसके previous वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरा फुल चैप्टर. ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर वो डिवाइडेड था. इस वाले वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ना तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, 10 to 12 क्वेश्चन आंसर्स है. मैं आपको 1 by 1 करके सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, नाउ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ वर मेरेनिया एंड द जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे पोर्ट्रेटेड. ठीक है, बोला जा रहा है जो कि ये मेरेनिया एंड जर्मेनिया है. ठीक है, वो कौन है, एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है. दूसरी चीज़ हमसे पूछा जा रहा है उनका इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरीके से उन्हें बनाया गया है. ठीक है, या उनका चित्र बनाया गया है, उनको पोर्ट्रेट किया गया है. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है. आपका मरेनिया एंड जर्मेनिया जो है वो क्या बोला जा रहा है, फीमेल एल्गरीज है ये. ठीक है, क्या है ये, आपकी फीमेल एल्गरीज है फॉर द फ्रेंच एंड जर्मन नेशन. ठीक है, किस किस के लिए, ऑब्वियसली बात है मेरेनिया जो है वो आपकी फ्रेंच के लिए है और जर्मेनिया जो है वो आपकी जर्मन नेशन के लिए क्या है, वो फीमेल एल्गरीज है. ठीक है, these female allegories were used to portray ideas such as liberty, justice and the republic. ये जो फीमेल allegories को बनाया गया है या इसको यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, जिसके कारण हम वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर लिबर्टी मतलब कि फ्रीडम, जस्टिस मतलब कि न्याय एंड रिपब्लिक की जो फीलिंग्स है उसको हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें. ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ दे वर पोर्ट्रेट ले इन द फैक्ट दैट द public could identity with their symbolic meaning and this would install a sense of national unity in them. Okay, इवन इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है जो ये पोर्ट्रेट है उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली में इसके थ्रू जो भी हमारा मतलब जो भी वो यूरोप के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच एंड जर्मन नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसको एक तरह से सिंबलिक मीनिंग देख रहे हैं. ठीक है, सिंबॉलिक के तौर पे देख रहे हैं जिसके कारण वो अपन को क्या कर सके, वो आइडेंटिटी बता सका है अपनी. ठीक है, एक वो ये बता सके कि हम जो पूरे वो क्या है, हम नेशनल मतलब वो जो हमारी जो है एक तरह से वो नेशनल यूनिटी की सेंस को क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके. ठीक है, तो आपको समझ में आया. आपको स्पेशली इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं कि ये जो आपकी मेरिने है करके और जर्मेनिया, फ्रेंच एंड जर्मन की क्या है, ये फीमेल एलेगरीज है जो कि आपको वन वर्ड में भी आ सकता है. इसके अलावा ये जो है पोर्ट्रेट बनाया गया है उसके पीछे आइडिया क्या है, आपको 3 चीज़ें याद रखिए. लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी के बाद लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. ठीक है, ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. साथ के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस है आपका वो क्या है, आपका बोला जा रहा है पोर्ट्रेट ले इन द फैक्ट दैट द पब्लिक कुड आइडेंटिटी विद देयर सिंबॉलिक मीनिंग, दिस वुड इंस्टॉल अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन दैम. ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, ये बोल रहे हैं कि जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका ले देख के वो ये है कि वो एक तरह से जो नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है उसको क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके वहाँ के सिटीजन्स के अंदर. ओके, आपको समझ में आया ना. अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्ट बाय द लिबरल्स. ठीक है, पहले तो हमें एक्सप्लेन करना है कि 1848 रिवॉल्यूशन जो है लिबरल्स का वो क्या है, एज वेल एज हमें ये बताना है कि जो उनने आइडिया के थ्रू सपोर्ट किया था, तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज जो है वो क्या है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. द 1848 रेवोल्यूशन वॉज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास अलॉन्ग विद द पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट एंड द वर्कर्स इन यूरोप. ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या किया गया था, जो आपका 1848 रेवोल्यूशन था वो किसके द्वारा मतलब कि किसने इसको लीड किया था. ठीक है, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे आपके, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे उन लोगों ने इसको लीड किया था. ठीक है, लेकिन इनने अकेले ने नहीं किया था, इनके साथ कौन कौन थे, जो पुअर लोग थे वो थे, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट थे और साथ के साथ में वर्कर्स थे. ठीक है, किसके, यूरोप के.
ठीक है। तो 1848 की जो हम बात कर रहे हैं आपका, तो उसमें क्या बोला जा रहा है, इसको जो लीड किया था वो किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, ठीक है। उनके साथ साथ कौन थे, पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग पीजेंट एंड दी वर्कर्स, ठीक है। कहाँ, यूरोप में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद वाइल इन कंट्रीज लाइक फ्रांस फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 1848 लीड टू पॉपुलर अपराइजिंग, ठीक है। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, जैसे कि हमने देखा था कि जो कंट्रीज थी फ्रांस, उधर क्या हुआ था, फूड शॉर्टेज हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वहाँ बढ़ने लगी थी 1848 के कारण, जिसके कारण जो रिवॉल्यूशन था वो क्या होता गया, और ज़्यादा अपराइज होता गया, या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, फ्रांस की। वहाँ क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, और साथ के साथ में क्या हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो क्या होने लगी, वाइड स्प्रेड होने लगी, ठीक है, मतलब कि बढ़ने लगी। कब बढ़ने लगी, ड्यूरिंग 1848 में, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसका रिजल्ट निकला पॉपुलर अपराइजिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड में क्या बोला जा रहा है, इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप सच इज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रो हंगरी empire, men and women of the liberal middle classes took advantages of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state based on parliamentary principle, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, जो अदर पार्ट्स थे यूरोप के, ठीक है, जैसे कि आपके जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था आपका, एंड दी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो क्या आप देखिए, आपको यहाँ जो यूरोप के अदर पार्ट से उनके नाम याद रखने हैं, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड दी ऑस्ट्रो हंगेरियन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, साथ के साथ में इन पार्ट्स के अलावा जो मैन एंड वीमेन थे, ठीक है, मैन और आपके वीमेन जो थी किसकी, लिबरल मिडिल क्लास की, उनने क्या किया, इस चीज़ का, ये जो ग्रो हो रहा था आपका रिवॉल्यूशन, इसका एडवांटेजेस उठाया। एडवांटेजेस उठाने के बाद उनने क्या रखा, उनने अपनी डिमांड रखी, ठीक है। डिमांड क्या रखी कि वो ये बोल रही थी, ये इन सब का कहना ये था कि हमारी ये डिमांड है कि आप हमें एक नेशन स्टेट को क्रिएट करके दें, ठीक है, जो किसके बेसिस पे हो, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे हो, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ हमने 3 पार्ट देखे अपने। क्या फर्स्ट में हमने देखा था कि इसको लीड किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था। सिर्फ इनने अकेले ने नहीं किया था, इनके साथ साथ कौन थे, पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट एंड दी वर्कर्स इन यूरोप, ओके। इसके अलावा जो कंट्री थी जिसमें कि हम सिर्फ फ्रांस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फूड का शॉर्टेज आ गया था, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था उधर, जिसके कारण जो ये जो मूवमेंट था, ये जो रिवॉल्यूशन था, वो क्या होने लगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, अपराइजिंग होने लगा, ठीक है। ये तो हमने फ्रांस की बात की। अब हम बात क्या कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, जो अदर पार्ट्स थे यूरोप के, ठीक है, उसकी हम बात करें, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड दी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, इनकी बात की। यहाँ के जो मैन और विमेन थी, यहाँ की मैन एंड विमेन जो थे, कहाँ के, लिबरल मिडिल क्लास के, उनने क्या किया, एडवांटेजेस लिया इस ग्रोइंग पॉपुलर जो आपका रेवोल्यूशन चल रहा था उसका, और उसके ही चलते उनने एक डिमांड रखी। उनने बोला डिमांड फॉर द क्रिएशन, उनने डिमांड रखी किस चीज़ की, नेशन स्टेट को क्रिएट करने की, जो कि किसके बेसिस पे उनका वो नेशन स्टेट, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे होना चाहिए था, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब हमें इसका देखना है सेकेंड वाला पार्ट इसमें जो दिया गया है कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया का क्या सपोर्ट था लिबरल का, ठीक है। तो द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स वर, क्या क्या था, पॉलिटिकली दे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म with national unification. They wanted to creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and the freedom of association, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो उनका क्या डिमांड था, वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, किसके थ्रू, नेशनल यूनिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, साथ के साथ में वो ये भी चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने, किसके बेसिस पे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस के पे, ठीक है, जिसके अंदर ये 3 फीचर्स होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और एसोसिएशन बनाने का भी हमें क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक है, साथ के साथ में जो प्रेस है उसके ऊपर पूरी फुल फ्रीडम होनी चाहिए, जो गलत या सही हो रहा है वो उसके बारे में प्रॉपर लिख सके, ठीक है, या प्रॉपर प्रिंट कर सके। इसके साथ साथ जो एसोसिएशन है वो भी बनाने का उन्हें फुल्ली फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो पॉलिटिकल था। अब हम सोशली की बात करें तो दे वांटेड टू रिच सोसाइटी ऑफ देयर क्लास बेस्ड पार्शियलिटी एंड बर्थ राइट
एंड सर्फडम एंड बोर्डन बाउंडेड लेबर हैड टू बी अबॉलिश। और साथ के साथ में वो ये चाहते थे, जो कि उस टाइम पे ये जो इतना ज़्यादा रिच सोसाइटी का जो एक सिस्टम चला आ रहा था उसको वो हटाना चाहते थे। ठीक है, क्या एक तो आपको है ना क्लासेस के बेसिस पे पार्शियलिटी की जाती थी, इसके साथ साथ आपको जो बर्थ राइट्स का हमने देखा था कि बर्थ राइट्स भी प्रोवाइड किए जाते थे वो, और साथ के साथ में सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर का जो उस टाइम पे एक चलन था उसको भी उन्होंने क्या करा, अबॉलिश करने के लिए बोला गया। ठीक है, थर्ड में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिकली दे वांट फ्रीडम टू मार्केट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे कि उन्हें मार्केट के अंदर टोटल पूरी फ्रीडम दी जाए कि जैसा बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं वो, साथ के साथ में राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाए उन्हें, एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो उधर क्या होता था कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ गुड एंड कैपिटल के बेसिस पे मूवमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। ठीक है, तो उसको भी अबॉलिश करने के लिए इन लोगों ने बोला। ठीक है, तो ये हमने 3 पॉइंट देख लिए। पॉलिटिकली उनका सिंपल सा इतना कहना था कि उन्हें एक जो स्टेट चाहिए वो नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, सोशली की बात करें तो जो सोसाइटी का रिजनेस था, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा पहले के टाइम पे होता था ना कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रहती थी, वो उसको हटाना चाहते थे। ठीक है, स्पेशली जो क्लास बेस्ड पार्शियलिटी थी और बर्थ राइट था उसको वो हटवाना चाहते थे, और सर्फडम एंड दी बॉन्डेड लेबर जो करके उस टाइम पर प्रथा चलती आई थी उसको भी वो अबॉलिश करवाना चाहते थे। ठीक है, इकोनॉमिकली की बात करें तो दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एक तो उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए थी और फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए था, साथ के साथ में वो अबॉलिश करना चाहते थे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल पे। ठीक है, तो ये दो आपके आंसर्स हो गए। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे ना। अब हम स्विच करते हैं हमारे थर्ड आंसर पे, जो कि है चूज 3 एग्जाम्पल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, हमें 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिसके थ्रू हम ये बोल सके कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, ठीक है, यूरोप के अंदर, तो वो कैसे उनने कैसे कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, सो चलिए हम इस आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। हम हमारे आंसर पे आते हैं। 3 एग्जाम्पल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉर। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला जा रहा है आपका, रोमांटिज्म। ठीक है, जो रोमांटिज्म की फीलिंग थी उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रोमांटिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की क्या करने में, डेवलप करने में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को। ठीक है, जो भी एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था उसका जो पर्टिकुलर फॉर्म था उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट फोकस्ड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड mystical feeling as their effort was create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। ठीक है, और जो रोमांटिक के आर्टिस्ट थे, पोएट थे, उनका मेन फोकस क्या था, इमोशन, आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मिस्टिकल फीलिंग्स होती हैं, इनके ऊपर मेन उनका क्या था, फोकस था, जिसके कारण वो क्या करना चाहते थे, वो क्रिएट करना चाहते थे सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, या हम बोल सकते हैं कलेक्टिव जो उनकी एक आइडेंटिटी है उसको। ठीक है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, एक जो नेशन के बेसिस पे वो ये करना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। सेकंड में वो क्या बोल रहे हैं, फोक सॉन्ग्स, डांस एंड पोइट्री वर रिगार्डेड एज द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन। जैसे कि हमने देखा था जो फोक सॉन्ग्स और डांस है या फिर फोक पोइट्री, उनको क्या बोला जा रहा था, उनको एक तरह से ट्रू स्पिरिट बोला जा रहा था, किसका, नेशन का। ठीक है, एज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा था, इसको कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, जो भी आपका फोक कल्चर है जिसके अंदर डांस, सॉन्ग, पोएट्री सब कुछ आता है, वो एक तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, नेशन बिल्डिंग को बनाने में या उसको प्रोजेक्ट करने में। ठीक है, द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकरे वर यूज्ड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस।
who were mostly illiterated। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है, वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेज होती है वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, मान के चलिए आप किसी गांव में जाते हैं तो उसको इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो उनने क्या किया कि जो वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसके अंदर जो भी वहाँ के लोकल फॉकरे थे उसको क्या किया, उसके यूज के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू उनने क्या किया, जो भी नेशनलिस्ट का मैसेज था वो उनने किसको पहुंचाया, ऑडियंस तक पहुंचाया। ठीक है, जो कि मैक्सिमम कैसे थे, मोस्टली इलिटरेट थे। ठीक है, इलिटरेट थे तो उन्हें ना तो इंग्लिश आती थी, ना ही उन्हें पढ़ना लिखना आता था, तो इसलिए उन्होंने किसके थ्रू करवाने की कोशिश की, एक तरह से डांस के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, एज वेल एज उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जैसे कि अंदर यहाँ एग्जाम्पल बोला जा रहा है आपका, कारोल करपिंसिक सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। जो कारोल कुरपिंसिक थे उनने सेलिब्रेट किया आपका नेशनल स्ट्रगल किसके थ्रू, ओपरा एंड म्यूजिक के थ्रू। ठीक है, एंड टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। ठीक है, और जो फोक डांस था वो कैसा था, जैसे कि आपका पोलोनाइज और मजूकरा है, वो क्या उसके अंदर एक नेशनलिस्ट सिंबल को दिखाना। ठीक है, जो डांस के थ्रू वो दिखाना चाहते थे। ठीक है, नाउ इसका जो थर्ड पॉइंट है बोला जा रहा है, लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। साथ के साथ में जो लैंग्वेज था उसने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट की फीलिंग को डेवलप करने में। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था उस टाइम पे रशिया ने इन्वेजन किया था आपका। ठीक है, और उसने क्या किया था, द पॉलिश लैंग्वेज वर फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ठीक है, उन्होंने जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दिया था और बाकी की जो रशियन लैंग्वेज थी वो सब जगह इम्पोज कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण आफ्टर द फेलियर ऑफ एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल इन 1831 मेनी मेंबर ऑफ द कल्जरी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद जब ये हुआ तो बहुत सारे जो लोग थे उनने क्या किया, पोलैंड के जो वहाँ के लोग थे उनने इस लैंग्वेज को एक तरह से वेपन की तरह यूज किया नेशनल रेसिस्टेंस के अंदर। ठीक है, पॉलिश वॉज यूज टू चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और उसका जो पॉलिश के लोग थे उनने चर्च गैदरिंग करना स्टार्ट किया और जो भी उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे उसको भी मानना या उसको भी यूज करना स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड द Vaishnav were not put in jail or sent to Siberia by the Russian authority as punishment for their refusal to preach in Russian। जिसका रिजल्ट क्या निकला, जो बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रिस्ट थे या फिर बिशप्स थे उनको क्या कर दिया गया, बिशप का मतलब भी होता है एक जो हाई पोस्ट पे रहते हैं आपके रिलीजियस में। ठीक है, उनको बोला जाता है, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया या फिर साइबेरिया जो था वहाँ उनको भेज दिया गया। ठीक है, रशियन अथॉरिटी के थ्रू एक तरह से उनका ये क्या था, पनिशमेंट था। ठीक है, द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ठीक है, तो क्या हुआ फिर देखते देखते ये जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो एक तरह से क्या बन गई, एक तरह से वो सिंबल बन गई किसके, रशियन का जो डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, रोमांटिज्म में कैसे फीलिंग डेवलप की। ठीक है, इसके अलावा हमारा फोक सॉन्ग, डांस, पोइट्री, इसके थ्रू हमने देखा कि कैसे कैसे हमारे फीलिंग्स को डेवलप किया गया। ठीक है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में था उसको कैसे उनने फोक लिरिक को कैसे उनने इंटरप्रेट करके लोगों के बीच में पहुंचाया जो कि इलिटरेट थे। ठीक है, साथ के साथ में हमने ये भी देखा जो कि लैंग्वेज थी उसने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के अंदर। ठीक है, नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। ठीक है, हमें 2 कंट्री के बारे में बताना है और इवन हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो 19th सेंचुरी के अंदर नेशन के अंदर डेवलप हुई। ठीक है, तो हम जो इसके अंदर एग्जाम्पल लेने वाले हैं, हम 2 का लेने वाले, एक जर्मन का एंड इटालियन नेशन का। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विद द हेल्प ऑफ आर्मी। जो जर्मनी को यूनिफिकेशन मिली, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वो एक नेशन स्टेट बने, तो वो किसकी हेल्प से बने, आर्मी की हेल्प से बने। तो कैसे बने हम उसको आगे पढ़ते हैं। इन 1848 एन अटेम्प्ट वाज मेड टू यूनाइट different region of the German Confederation into a national state governed by the elected parliament। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था आपका, बोला जा रहा है
कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे जर्मन को, उनको क्या करा गया, उनको कॉन्फेडरेशन किया गया किसके बेसिस पे, एक नेशन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसके थ्रू किया गया, ये इलेक्टेड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को इलेक्ट करके उनने क्या किया, एक नेशन स्टेट गवर्न किया, ठीक है, किसके जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे जर्मन कॉन्फेडरेशन का उसको, ठीक है। नाउ however this liberal initiative was repressed by the combined force of the monarchy and the military who were supported by the large land owner of Persia, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, however this liberal initiative, जो ये liberal initiative लिया जा रहा था आपका, वो एक तरह से combined force था किसका, monarchy and the military का, ठीक है, monarchy and military का, जिसको सपोर्ट किसने किया था, जो वहां के लैंड ऑनर्स थे पर्शिया के, उनने, ठीक है। Thereafter Persia took on the leadership of the movement for national unification, इसलिए उसके बाद जो पर्शिया था उसने इस मूवमेंट का क्या कर लिया, लीडरशिप अपने हाथों में ले लिया। इन चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क with the help of the Persian army and the bureaucracy in the process। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनने जो पर्शिया था, ठीक है, उसने जो भी ये नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट चल रहा था उसका लीडरशिप अपने हाथ में ले लिया, साथ के साथ में उसके जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, बिस्मार्क, उनने और जो पर्शियन आर्मी थी या ब्यूरोक्रेसी थी, उन सब ने भी इस प्रोसेस के अंदर क्या किया, उनकी हेल्प की, ठीक है। 3 वॉर over 7 years with Australia, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification, ठीक है। इन 7 साल में 3 वॉर हुए आपके, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ, एक फ्रांस के साथ, और रिजल्ट क्या निकला, पर्शिया जो थी वो जीत गई, उसकी विक्ट्री हो गई, और जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ इन जनवरी 1871 the Persian king William I was proclaimed as a German empire in a ceremony held at Versailles, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, आपका जो पर्शियन किंग थे, अब ऑब्वियसली बात है प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, जो आपका पर्शिया था वो जीत गया, तो जनवरी में 1871 के अंदर क्या हुआ, पर्शियन किंग बनाया गया जिनका नाम था विलियम I, और उनको क्या करा गया, उनको प्रॉपर पूरा जर्मनी का एम्पायर दे दिया गया, ठीक है। ये तो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था। अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय द प्रिंसली हाउस, ठीक है। ये जो हुआ था वो हेल्प ऑफ आर्मी की वजह से हुआ था, और ये किसकी वजह से हुआ था, प्रिंसली हाउस की वजह से हुआ था, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं आप कि इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे मिडिल 19th सेंचुरी की, उस टाइम पे आपका क्या था कि जो इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइड था। अब हम देखेंगे किस किस कौन कौन सी जगह किस किस के अंडर में थी, ठीक है। ऑफ दिस ओनली सर्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउसेस, ठीक है। जो सर्डिनिया पीडमोंट थे इसको रूल किसने किया था, इटली के जो प्रिंस हाउस थे उसने, ठीक है। द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग एम्पायर, जो नॉर्थ था वो किसके अंडर में था, आपका ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पॉप, जो सेंट्रल था वो जो सेंटर था वो किसके अंडर में था, वो पोप के थ्रू रूल किया जाता था। वाइल द सदर्न रीजन वर डोमिनेटेड बाय द बार्बन किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। और जो सदर्न रीजन था वो किसके थ्रू डोमिनेटेड था, वो बर्बन किंग के थ्रू डोमिनेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे 7 स्टेट में डिवाइडेड था इटली हमारा। तो आपसे 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि इटालियन जो प्रिंसली हाउस थे उसने किसको रूल किया था, ठीक है, सर्डिनिया पिडमोंट को किया था, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है नॉर्थ को किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग एम्पायर ने किया था। सेंटर को किसने किया था, आपका पोप ने, और जो सदर्न था उसको किसने किया था, बर्बन किंग ने, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। ऑल्सो द इटालियन लैंग्वेज हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, ठीक है। इसके अलावा भी जो वहाँ इटालियन में वो बहुत अलग अलग रीजन थे, तो वहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस भी चलती थी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस चलती थी, ठीक है। तो हम यहाँ बोला जा रहा है इटालियन लैंग्वेज हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, वहाँ बहुत सारे लोकल एंड रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते थे। इन दी 1830 Giuseppe Mazzini sought to formulate a coherent program for a
Unitary Italian Republic and also had established a secret society called Young Italy for the fulfillment of his goal. ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है जो आपके गिसेपी मैज़िनी थे उनने ही मेन रोल एक तरह से प्ले किया था. उनने क्या किया, उनने वहाँ जाके एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था यंग इटली, जो कि वो उनका जो गोल था कि वो इटली को यूनिफिकेशन करना चाहते थे, उस गोल को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये सीक्रेट सोसाइटी को क्या किया था, इन्हें एस्टेब्लिश किया था. ठीक है. द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831 एंड द 1840 वॉज लार्जली फेल. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये रिवॉल्यूशन चल रहा था 1831 एंड 48 के अंदर क्या हुआ, ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया. ठीक है. दस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द uniting Italy state was now on King Victor Emmanuel II of the Sardinia Piedmonte. ठीक है, अब जो कि गिसेपी मैज़िनी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन उसके बाद वो फेल हो गए, तो उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके हाथ में चली गई, जो वहाँ के सर्डेनिया के जो किंग थे आपके विक्टर, उनके हाथ में चली गई. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द इटली कावूर लेड द मूवमेंट ऑफ द यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली. ठीक है, जो कि इटली के चीफ मिनिस्टर थे कावूर, उनने लीड किया इस मूवमेंट को. कौन से मूवमेंट को, जो कि इटली को यूनिफाई करने के लिए चल रहा था. ठीक है. ही वॉज एबल टू कंक्लूड आर डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद फ्रांस. और वो क्या हुए, वो एक तरह से जो डिप्लोमेटिक अलायंसेस थी फ्रांस के साथ, उसको करने में क्या हुआ, उसको कंक्लूड करने में क्या हुआ, समर्थ रहे. ठीक है, एबल रहे. ऑल्सो सर्डेनिया पिडमॉन्ट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859. और तभी के तभी जो सर्डेनिया थे वो भी क्या रहे, वो भी सक्सेस हुए किसको, ऑस्ट्रेलियन जो थे, ऑस्ट्रेलियन की जो फोर्स थी उसको डिफीट करने में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रॉप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द गिसेपी गारिबाल्डी ऑल्सो ज्वाइन दी मूवमेंट. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, आपका जो नंबर ऑफ आपकी लार्ज नंबर ऑफ वॉलेंटियर आर्म थे. ठीक है. इसके अलावा जो किसके अंडर में थे, आपके ट्रॉप्स हो गए, रेगुलर ट्रॉप्स हो गए, और जो लार्ज नंबर ऑफ आर्म थे वॉलेंटियर्स, वो गिसेपी गारिबाल्डी जो थे इनके अंडर में, इनकी लीडरशिप के अंडर में उन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. 1816 दिस ट्रॉप मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम टू स्लाइसिस. ठीक है. इसके बाद जो ये ट्रॉप थी वो उनने क्या किया, उनने मार्च किया साउथ इटली के अंदर या फिर किंगडम ऑफ टू स्लाइसिस के अंदर. दिस एरिया वर लिबरेटेड एंड लेटर ज्वाइन विद सार्डिनिया. ठीक है. उसके बाद जो ये एरिया थे वो लिबरेटेड थे और उनने आखिरी में क्या कर लिया, सार्डिनिया को ज्वाइन कर लिया. इन 1817 रोम वॉज वेकेटेड बाय फ्रांस एंड इट बिकम अ पार्ट ऑफ सार्डिनिया. फाइनली इटली वॉज यूनिफाइड इन 1871. ठीक है. और फिर जो रोम था ये, तो उसने भी क्या कर लिया, वो भी वेकेट हो गया फ्रांस से, और वो भी एक तरह से क्या बन गया, सार्डिनिया का पार्ट बन गया. और फाइनली इटली क्या हो गई, आपकी यूनिफॉर्म हो गई 1871 के अंदर. ओके. तो ये आपका था दो कंट्री का, हमने देख लिया कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ. इसको आपके दो टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रू आउट फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज, साथ के साथ में आपको सिंपल एक आपको आ सकता है डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या फिर डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है. या फिर ये कैसे हुआ ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है. ठीक है. तो दोनों कंडीशन में आंसर्स क्या होंगे आपके, सेम होंगे. ओके. ना अब हम देखेंगे हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप. ठीक है. कैसे ब्रिटेन की जो हिस्ट्री थी वो कैसे अलग थी किससे, यूरोप से. बाकी का जो यूरोप का पार्ट था उससे ब्रिटेन की नेशनलिज्म की हिस्ट्री कैसे डिफरेंट थी. ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप बिकॉज, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे आपके, 1 2 3 4 5 6 रीजन दिए मैंने. In Britain, the formation of the nation state was not the result of the sudden upheaval or revolution. ठीक है. जैसे कि हमने अभी तक देखते आ रहे थे, जो भी एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ था, या तो कोई रेवोल्यूशन हो रहा था, या अपहेल का मीनिंग भी आपका रेवोल्यूशन ही होता है एक तरह से. ठीक है. वो हो रहा था ना, बट यहाँ ऐसा नहीं था. ठीक है. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन upheaval and revolution. ठीक है. The primary identities of the people
who inhabited the British Isles were authentic one such as English, Welsh, Scot और Irish। ठीक है, जो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटीज थी किसकी, पीपल की, वो क्या थी, इनहैबिटेड थी, कहाँ से, ब्रिटिश आइसले से। ठीक है, जो कि अथेंटिक वन थी, जैसे कि इंग्लिश होना, वेल्स होना, स्कॉट होना और आयरिश होना। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, जो एक्ट ऑफ यूनियन करा गया था 1707 में, वो किसके, किन दो कंट्री के बीच में किया गया था, वो आपके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में किया गया था, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना एक तरह से। ठीक है, ये कैसे हुआ, इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज दियर इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। ठीक है, जो इंग्लैंड थी वो अपनी चीज़ों को इम्पोज करने में, किसके ऊपर इम्पोज करने में, स्कॉटलैंड जो था उसके ऊपर इम्पोज करने में क्या हो गई, कामयाब हो गई। ठीक है, तो इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज its influence on Scotland. Scotland distinctive cultural and the political institution were systematically suppressed. ठीक है, और जो स्कॉटलैंड के खुद का कल्चर था या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था उसको सिस्टमैटिकली ढंग से क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, इसी के कारण जो इंग्लैंड था उसने अपनी चीज़ों को इम्पोज कर दिया स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है, तो जिसका सॉल्यूशन क्या निकला या जिसका रिजल्ट क्या निकला, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, देखा आपने, फर्स्ट चीज़ तो क्या थी कि हमने ये देखा कि अभी तक हम ये यूरोप का नेशनलिज्म या जो एक तरह से नेशन बनते आ रहे थे उसके पीछे रीज़न क्या होता था, कोई भी रिवॉल्यूशन हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, और जो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटीज थी वो कैसी थी, एथेनिक थी, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। और जो एक्ट ऑफ यूनियन जो साइन हुआ था, हम बोल सकते हैं वो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिसका रिजल्ट क्या निकला था, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, साथ के साथ में हमने ये भी देखा था कि इंग्लैंड जो था उसने क्या कर दिया, अपनी इन्फ्लुएंस को स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, और जो स्कॉटलैंड का आपका जो है ना डिस्टिंक्टिव कल्चरल था या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था उसको सिस्टमैटिकली ढंग से क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। द Scottish Highlander were forbidden to speak their Gaelic language to or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out their homeland। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, और साथ के साथ में जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, स्कॉटिश लोग थे वहाँ के, उनको क्या करा गया, उनको लैंग्वेज बोलना अलाउ नहीं था या मना कर दिया गया था। उनकी खुद की जो नेशनल ड्रेस थी, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, मना कर दिया गया था, और एज वेल एज उन्हें फोर्सफुली ड्रिवन आउट कर दिया गया था, कहाँ से, उनके होमलैंड से। ठीक है, द इंग्लिश हेल्प द Protestant of Ireland to establish their dominances over the largely Catholic country। ठीक है, जो इंग्लिश के प्रोटेस्टेंट थे उनने हेल्प किया था किसके ऊपर, कि जो कैथोलिक कंट्री थी उसके ऊपर क्या करने के लिए, डोमिनेंस करने के लिए। ठीक है, कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन व सप्रेस, और जो कैथोलिक ने फिर रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, वो दब गया। आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और फिर जो आयरलैंड था वो फोर्सफुली क्या हो गया, उसको भी मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801। ठीक है ना, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब जो ये न्यू ब्रिटेन बन गया उसका क्या क्या सिंबल था, ब्रिटिश के फ्लैग था, एक नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा था, ओल्डर नेशनल सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेटेड पार्टनर इन दिस यूनियन। ठीक है, और क्या करा जा रहा था, जो ओल्डर नेशन से उनको सर्वाइव किया जा रहा था, किसके तौर पे, सब ऑर्डिनेट पार्टनर के तौर पे उसके यूनियन में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कैसे ब्रिटेन एक तरह से क्या हुआ, जो ब्रिटेन की जो हिस्ट्री थी वो कैसे अलग थी डिफरेंट यूरोप में। क्यों, क्योंकि और जगह हमने देखा था कि उनने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी और इनने दूसरों के ऊपर कब्जा किया है। ठीक है, कब्जा करके इनने नेशन बनाया है और उनने लड़ाई करके नेशन बनाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर What step did the French Revolution take to create a nation of collective identity among the French people? हम ये देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उनने क्या क्या स्टेप ली थी जिसके कारण एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हो सके, डेवलप हो सके फ्रेंच पीपल के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम आंसर्स देखते हैं हमारा। The French Revolutionary took many important steps to create a sense of collective identity among the French people which were, ठीक है, क्या क्या बोला गया, एक तो आइडिया ऑफ पैट्रे,
ठीक है, जो कि जिसके हमारे यहाँ मदरलैंड चलता है वहाँ फादरलैंड का कंसेप्ट है, ठीक है। एंड द ली सिटियन, सिटियन मतलब कि सिटीजन का, ठीक है। इसने क्या किया, इन emphasizing the notation of a united community enjoy equal right under the constitution, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो ये बताना चाह रहे थे, एक तरह से उनका नोटेशन था कि हम क्या है, एक यूनाइटेड कम्युनिटी है जो कि इक्वल राइट्स को इंजॉय करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग आर ट्राई कलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड, और जो आपका एक न्यू फ्रेंच फ्लैग था जो कि ट्राई कलर को रिप्लेस करके रॉयल स्टैंडर्ड में आया, ठीक है। द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली एंड वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन, ठीक है। पहले जो स्टेट जर्नल था उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के थ्रू, एंड उसको किसने इलेक्ट किया था, जो एक्टिव सिटीजन ग्रुप था उसने। इसके बाद न्यू हेम्स आई आपकी, ओथ्स आए, मैट्रिक्स आए, कॉमेरेटेड आए इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है। हैम्स मतलब कि कहाँ की पोयम आना, ओथ मतलब कि कसम खाना, मैट्रिक मतलब कि शहीद एंड ऑल, इस टाइप की चीजें किसके नाम पे, नेशन के नाम पे। अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया किसके लिए, पूरे एक नेशन के लिए, ठीक है। डिस्करेजिंग रिलीजन डायलेक्ट एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ अ नेशन, ठीक है। और जो डिफरेंट लैंग्वेज चलती थी, रीजनल लैंग्वेज चलती थी, उसको डिस्करेज किया गया और किसको प्रमोट किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये उनने नए स्टेप मतलब कुछ स्टेप्स लिए थे जिसके थ्रू क्या हो सके, जहाँ वहाँ के जो पीपल हैं उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलप हो सके, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है, कि कैसा जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था जर्मन यूनिफिकेशन हमारा कैसे हुआ था, सेम इसके अंदर भी वही है, बस थोड़ा सा डीपली दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप उससे बोल दीजिएगा। हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनने बाकी के लोगों के साथ मिलके क्या किया था, इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और उनका सपोर्ट करने के लिए जो मोनार्की थी, मिलिट्री थे, ठीक है, या फिर लार्ज लैंड ऑनर थे, उनने सपोर्ट किया था। और जो पर्शिया था उसने क्या कर लिया था, फिर जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया था। वो जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बिस्मार्क, ठीक है, उनने क्या किया, उनने इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड देन इसके बाद ये जो इनकी क्या बोलते हैं, इनके 7 ईयर्स तक हमने देखे थे 3 वॉर हुए थे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, जो लास्ट में हमें ये पता चला था कि ये क्या हो गए थे, ये जीत गए थे। एंड लास्ट में 1871 के अंदर पर्शियन किंग बनाए गए थे विलियम वन को, और पूरा एम्पायर उनके हाथ में एक तरह से हम बोल सकते हैं दे दिया गया था, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो इसके अंदर हमें बताना है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम, ठीक है। उसने ऐसा क्या किया था, जो नेपोलियन था उसने ऐसा क्या किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिसके कारण वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे ही एस्टैब्लिश सिविल कोड इन 1804, ठीक है। उसने क्या किया था, सिविल कोड को एस्टेब्लिश किया गया था जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, विच डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उसने क्या किया था, जो कि बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिलते थे उसको हटा दिया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ को उन्हें एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया था, ठीक है। 3 चीजें की थी, आपको ध्यान रखना है। क्या किया गया था, जो प्रिविलेजेस मिलते थे बर्थ के बेसिस पे उसको हटा दिया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन उसको और सिंप्लीफाई कर दिया था, जो फ्यूडल सिस्टम था या फिर आपका सर्फडम सिस्टम था उस सबको क्या कर दिया था, उन सबको हटा दिया गया था। इन टाउन्स टू गिल्ड सिस्टम व रिमोट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम व इम्प्रूव, ठीक है। जो गिल्ड सिस्टम चलता था आपका टाउन के अंदर उसको भी क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया था, इम्प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि क्या नेपोलियन का इंट्रोड्यूस मतलब उसने क्या क्या चेंजेस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब दी सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड, ओके ना। तो आप उन सबका आंसर एक ही होगा।
ना आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन दी बाल्कान्स। ठीक है, बाल्कान्स के अंदर आपकी क्या टेंशन जो थी वो इमर्ज हुई थी। ठीक है, तो हम हमारा आंसर्स देखते हैं। द बाल्कन्स वॉज द रीजन ऑफ द एथेंटिक एंड जोग्राफिकल वेरिएशन। जो बाल्कन रीजन था आपका वो उधर बहुत ज़्यादा एथेंटिक एंड जोग्राफिकल वेरिएशन थे। ठीक है, अगर हम आज के ज़माने के तौर पे देखें तो अल्बेनिया हो गया, ग्रीस हो गया आपका, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, मैकडोनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया आपका, बोस्निया हो गया आपका, ठीक है, एंड सेलेविनियन हो गया आपका, सर्बेरिया हो गया आपका। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनता था, एक आपका इतना बड़ा बाल्कन का एरिया बनता था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखे गए थे। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और इसका जो बाल्कन था आपका, इसका जो लार्ज पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स ड्यू to the spread of the idea of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire। ठीक है, और जहाँ ये जो आपका द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज, जो नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज हो रही थी वो क्यों हो रही थी, आपका जो कि रोमांटिज्म का आइडिया था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे स्प्रेड हो रहा था, जिसके कारण बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जिसके कारण जो बाल्कन एक अभी टुगेदर था वो क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, मतलब कि वो टूटने लगा किससे, ऑटोमन एम्पायर से। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ नेशनलिटी एंड द यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस देयर इंडिपेंडेंट। ठीक है सॉरी, जो बाल्कन्स के पीपल थे उनने क्या करा, खुद के इंडिपेंडेंस के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्या किया, एक तरह से हम बोल सकते हैं क्लेम किया उनकी नेशनलिस्ट के बेसिस पे, एज वेल एज उनने हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बी इंडिपेंडेंट। और उन्होंने ये भी बोला कि हिस्ट्री प्रूफ करती है कि हम क्या है, इंडिपेंडेंट है। द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कन थ्रू आउट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और जो रिबेलियंस थे उनने क्या किया, एक तरह से उनने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद वो एक तरह से लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस टू विन बैक देयर लॉन्ग lost independence। ठीक है, the Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other। ठीक है, और जो बाल्कन स्टेट्स थे अब वो अलग अलग टूटने तो लगे थे, लेकिन वो एक दूसरे से जेलसी फील करते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि ज़्यादा टेरिटरी का जो हिस्सा है वो हमें मिल जाए, और हमें मिल जाए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्वियसली बात है ना, एक तो जो पूरा एरिया था वो अलग अलग हो रहा है, उसमें भी लड़ाई हो रही है कि ये हिस्सा हमें दे दिया जाए, ये हिस्सा हमें दे दिया जाए। तो एक तरह से ये क्या करता है, टेंशन को इमर्ज करता है। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर 10 जो है वो आपका अब क्या है कि हमें इनके बारे में नोट लिखने हैं। ठीक है, गिस्सेपी मैजिन जो थे उनके बारे में हमने पढ़ ही लिया था, एक तरह से मैंने आपको आंसर्स में बता ही दिया था। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, इनका बॉर्न जो हुआ था वो गेवनार में हुआ था 1807 के अंदर। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ये 24 के अंदर इनने क्या किया था, रिवोल्यूशन किया था, एंड देन ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी। इसके अलावा जैसे कि इनकी दो सोसाइटी थी, एक तो यंग इटली भी थी एंड यंग इटली थी और सीक्रेट सोसाइटी थी इनकी। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था कि इनके बारे में प्रॉपर पूरा हमने देख लिया था कि फाइनली इटली एंड द जर्मन स्टेट, इनने ना जो इटली को मिलाने के लिए उनने सारी चीज़ें करी थी, बट एटलास हमने देखा था ये फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी इनने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की थी। ठीक है ना, अब हम देखेंगे काउंट कैमिलियो दी कॉवर के बारे में। ठीक है, ये क्या थे, ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, सर्डिनिया के। ठीक है, इनने भी क्या किया था, इटली के जो मूवमेंट था, यूनिफिकेशन का मूवमेंट था, उसको लीड किया था। ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी और अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे ना ही ये डेमोक्रेटिक थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड द एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट, दस ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। ठीक है, ये भी फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोल पाते थे कंपेरिजन टू इटालियन लैंग्वेज। ही इंजीनियर्ड आ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद दी फ्रेंच के इनने एक इंजीनियरिंग किया था इनने, एंड विद दी हेल्प सर्डिनिया डिफीट द ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859 एंड देयर बाय फ्री द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इटली फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन हर्सबर्ग। और इनने क्या किया, इनने लड़ाई करके ऑस्ट्रेलियन फोर्स के थ्रू उनने इटली को, जो ऑस्ट्रेलियन हर्सबर्ग है उससे क्या करवा लिया था, उसके नॉर्दर्न पार्ट को उनने छुड़वा लिया था। ठीक है, फ्री करवा लिया था। ठीक है, ये था हमारा। ना हम देखेंगे ग्रीक वॉर
ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का ग्रीक वॉर कैसा हुआ था आपका। ग्रीक वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। हमने इसमें भी देखा था आपका कि जो ग्रीक था वो एक तरह से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था कब 15th सेंचुरी के अंदर। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक बिगेन इन 1821। और जो इंडिपेंडेंस के पीछे स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी 1821 के अंदर। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन exile and also from many Western European sharing sympathies for Asian Greek culture। ठीक है, और यहाँ क्या बोला जा रहा था, उनके जो ग्रीक लोग थे या जो भी अलग अलग जगह वो ग्रीक में जो अलग अलग पार्ट्स में रहते थे उनको क्या मिल रहा था, उनको एशियन ग्रीक कल्चर से या फिर वेस्टर्न यूरोप से वो क्या कर रहे थे, अपनी सिंपैथीज को शेयर कर रहे थे। ठीक है, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लोडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन civilization and the mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीक लोग थे उनका जो कल्चर था वो अलग था कंपैरिजन टू मुस्लिम एम्पायर के, इसलिए वो वहाँ से जो उनका सिविलाइजेशन था वो डिफरेंट था, इसलिए वो क्या चाहते थे, वहाँ से फ्री होना चाहते थे। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, फिर आपको पता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे वो साइन हुई और ग्रीस को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट नेशन कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था उसके बारे में। ठीक है, इट वाज द जर्मन नेशन असेंबली फॉर्म बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड द प्रॉस्पेरस आर्टिसंस। ठीक है, ये जो नेशनल असेंबली, ये जो पार्लियामेंट आपकी फॉर्म हुई थी उसको किसने किया था फॉर्म, हम बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास पीपल थे उनने, जिसके अंदर प्रोफेशनल बिजनेसमैन आर्टिशन ये सब आते। द फर्स्ट मीटिंग वाज कन्वेड ऑन 18 मई 1848 इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल एट फ्रैंकफर्ट। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी वो फ्रैंकफर्ट में रखी गई थी एक चर्च के अंदर 18 मई 1848 के अंदर। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, जिसके अंदर उनने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था और जहां उनने बोला था कि जर्मन नेशन जो है वो हेडेड किया जाएगा मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, द किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर्ड बाय द डिप्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क अपोज द इलेक्टेड असेंबली। ठीक है, क्योंकि उनका कहना क्या था कि आप राज तो करेंगे, ठीक है, मोनार्की सिस्टम तो रहेगा, लेकिन चलेगी किसकी, पार्लियामेंट की चलेगी। और यही ऑफर लेके वो किसके पास गए थे, पर्शिया ऑफ किंग के पास गए थे, लेकिन उनने इस ऑफर को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, रिफ्यूज कर दिया और वो किसके साथ मिल गए, वो दूसरे मोनार्क के साथ मिल गए। एज इट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास सो रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड द आर्टिसन एंड कॉन्सिक्यूटली लॉस दिया सपोर्ट। अब जब ये जो थे वहाँ सारे डोमिनेटेड मतलब मिडिल क्लास के लोग भरे हुए थे तो वो डोमिनेटेड हो गया था। ठीक है, तो बाकी के लोगों की जो डिमांड्स थी, वर्कर्स की और आर्टिशंस की जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं की गई, उनकी डिमांड्स पे ध्यान नहीं दिया गया, तो उसका रिजल्ट क्या आया, उनको वो जो पार्लियामेंट था अब उनको इनका सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, एंड दी एंड ट्रॉप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड इज डिसबैंड। ठीक है, जिसके कारण उनको वहां से सपोर्ट चला गया, मिडिल क्लास लोग अकेले पड़ गए, जो ट्रॉप थी वो वहां आई एंड देन उसको क्या कर दिया, हरा दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि वुमेन का क्या रोल था नेशनलिस्ट स्ट्रगल के अंदर। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज द कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। ठीक है, जो ये इशू था राइट ऑफ वुमेन वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोला जा रहा था लिबरल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब तक हमने देखा था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है या फिर 21 ईयर्स तक जो मैन है उनको वोट देना अलाउ था, बट वीमेन्स के लिए वोट देना अलाउ नहीं था। ठीक है, देन इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर, जिसके कारण बहुत सारे वुमेन्स ने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। विमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, विमेन ने अपना खुद का पॉलिटिशियन एसोसिएशन बनाया, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन, एंड उनने खुद के न्यूज़पेपर बनाया, मतलब न्यूज़पेपर वो करे फाउंड किए, एंड देन उनने पॉलिटिकल मीटिंग में और डेमोस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफ्रेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, इवन एज यू नो दैट, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उन्हें इलेक्शन असेंबली के अंदर वोट करना अलाउ नहीं था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड
in the charge of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the विजिटर गैलरी। और वहाँ भी जब आपने देखा था, हमने देखा था कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी यहाँ आपकी चर्च के अंदर, सेंट पॉल चर्च के अंदर, उसके अंदर भी जो विमेंस थी उन्हें क्या करा गया था, उन्हें एज अ ऑब्जर्वर ही रखा गया था, एक तरह से वो विजिटर थी, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये तो क्या थे, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है, जो कि हमने देख लिए हैं। आई थिंक आपको चैप्टर भी अपना मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है, या हम बोल सकते हैं माइंड मैप के थ्रू, एज वेल एज जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको लगता है कोई डाउट है आपको, या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्या कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के क्या बताऊंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो एज वेल एज शेयर इट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।